हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन बायोमोलिक्यूल्स में आगे बढ़ते हैं और अभी तक के लेक्चर में अपन डाइसैकराइड्स तक की बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अपन लगभग चैप्टर को ख़त्म करने की ओर है। अब अपन देखते हैं पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकराइड्स। तो जैसे कि अपन ने डाइसैकराइड्स के बारे में पढ़ा था, क्या था उधर? दो मोनोमेरिक यूनिट्स थी। अब यहाँ पे नेम क्या सजेस्ट कर रहा है? पॉली, मतलब हमारे पास मोर देन 2 मोनोमेरिक यूनिट्स होगी। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं करते हैं, सिंपली ये समझते हैं 2 से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट्स होंगी। डाइसैकराइड में अपन ने क्या देखा था? जब मोनोसैकराइड यूनिट्स कंबाइन करती हैं तो वो क्या बनाती है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वाटर का रिमूवल करके। सेम उसी तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगी। ठीक है, अब पॉलीसैकराइड में अपने लिए 2 ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं शायद पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं। एक सेलुलोज देखेंगे अपन और एक स्टार्च। ठीक है, तो अभी पहले अपन बात कर लेते हैं सेल्यूलोज की। ठीक है, सेल्यूलोज के बारे में पढ़ा ही है, 9th-10th में पढ़ा है अपन ने, सेल वॉल वगैरह में। ठीक है, तो इसकी पहले मोनोमेरिक यूनिट की बात कर ली जाए तो देखो यहां पे मोनोमेरिक यूनिट होती है इसकी बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। तो अब अपन कंफर्टेबल हैं इस नाम के साथ, अपन को पता है व्हाट इज बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा है, तो अपन डायरेक्टली इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से बनेगा ये। तो बीटा डी बीटा डी ग्लूकोपायरानोज बनाया जाए यहाँ पे। ये हो गया अपना 1 नंबर का कार्बन जो एनोमेरिक कार्बन रहता है। ठीक है, बीटा है तो ट्रांस बनाऊंगा। ठीक, और यहाँ पे सारे एंटी लगाता जाऊं। OH हो गया तो इधर OH नीचे, H ऊपर। ठीक है, और यहां पे आ गया अपना CH2OH एंड ये H। ठीक, जो एनोमेरिक होता है उसको 1 बोलते हैं, ये 2, ये 3 और ये 4। अब मोनोमेरिक यूनिट यहाँ पे एक ही है, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, तो अगला भी तुम्हारा यही रहेगा, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। तो अब अपन को फटाफट बना लेते हैं इसको। OH H, दिस इज आर एनोमेरिक कार्बन, बीटा है ट्रांस होगा, OH H 2 और ये सब एंटी। तो यहाँ पे H और OH हो गया, ये यहाँ पे OH और H हो गया, और ये अपना H और CH2OH हो गया। क्या करते थे यहाँ से? वाटर को रिमूव। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो इधर क्या फॉर्म होगा अपने पास? ये फॉर्म होगा अपने पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अपन यहीं पे देख सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस में बन रही है। इस वाले मोनोमेरिक यूनिट की तो C1 और इस मोनोमेरिक यूनिट का C4। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज बिटवीन C1 एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, क्योंकि मोनोमेरिक यूनिट यहाँ पे एक ही है। अब आगे क्या होगा? आगे एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसके साथ चला जाएगा इस तरीके से, फिर आगे और कंटिन्यूएशन में रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंटिन्यूएशन में अब अपने पास चलता रहेगा, सेम मॉलिक्यूल बार बार रिपीट, और इसी तरीके से वाटर के रिमूवल से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन। ठीक, अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं अपन। अब यहां पे क्या हुआ? अगर लेट से ये बहुत लंबी चेन है, मैं एक बार इस कंपाउंड को बोल देता हूं कि ये मेरा A1 है, ये A2 से कंबाइन हुआ, A3 से, A4 से, A5 से एंड सो ऑन करते हुए लेट से A11 तक जा रहा है। रैंडमली ले रहा हूं मैं, कुछ भी ले लो यहां पे। तो देखो जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनी वो क्या बनी अपने पास? C1 और C4 के बीच में। तो फिर इसके C1 के साथ बनेगी, फिर इसका C4, फिर C1, ठीक है, फिर C4 एंड सो ऑन। तो यहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बीच में तो सारी की सारी पोजीशंस पे तुम्हारा एनोमेरिक कार्बन खत्म हो जाएगा, इधर भी खत्म हो रहा है। देखो ये एनोमेरिक खत्म हो रहा है ना। और अपन ने लास्ट टाइम डाइसैकराइड्स पढ़ते हुए क्या बात करी थी कि अगर एनोमेरिक कार्बन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर वो कभी भी टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे, तो उनको रिड्यूसिंग शुगर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये जो A11 बचेगा या जो लास्ट टर्मिनल कंपाउंड बचेगा, ठीक है, देखो 2 से ज्यादा होने चाहिए, जो लास्ट टर्मिनल कंपाउंड बचेगा इसका एनोमेरिक कार्बन बच सकता है। जैसे मान लो मैं 2 ही लेता अभी, तो इसका एनोमेरिक डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन इसका एनोमेरिक बच रहा है। तो अब क्या हुआ कि तुम्हारे पास 10 में तो भैया एनोमेरिक कार्बन नहीं मिल रहा है और 1 में मिल रहा है।
तो इसका कंट्रीब्यूशन इतना लेस होगा कि ओवरऑल मैं पूरे कंपाउंड को क्या मानूंगा कि इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो डाइसैक्राइड में प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वहां पे क्या था, तुम्हारे पास दो ही मॉलिक्यूल्स थे, तो एक का डिस्ट्रॉय भी हुआ और एक का बच गया, तो हम इसको रिड्यूसिंग शुगर बोल रहे थे। लेकिन पॉलीसैक्राइड्स में क्या हो रहा है, इन सारी यूनिट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसको नॉन रिड्यूसिंग बना रहा है और सिर्फ एक का कंट्रीब्यूशन इसको रिड्यूसिंग बना रहा है। तो नेट जब हम देखेंगे तो वी विल फाइंड कि एज अ होल ये कंपाउंड हमारा क्या है, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो यहां पे चाहो तो इसको लिख भी लो। ठीक है, यहां पे नोट करके इसको लिख लो कि एनोमेरिक कार्बन्स आर डिस्ट्रॉयड, एनोमेरिक कार्बन्स आर डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट एट टर्मिनल यूनिट। ठीक है, टर्मिनल मोनोमेरिक यूनिट पे बस बचेगा, बट इट्स contribution will be very less, but its contribution will be very less. Therefore as a whole, अगर हम पूरा देखते हैं तो as a whole cellulose act as non reducing sugar। ठीक है, क्योंकि मेजर इसकी जितनी भी मोनोमेरिक यूनिट्स हैं उनमें सब में तुम्हारा एनोमेरिक कार्बन डिस्ट्रॉय हो रहा है, सिर्फ एक टर्मिनल पोजीशन पे बच रहा है। तो नेट हम देखेंगे कि सेल्यूलोज हमारा कैसा आ रहा है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, सिमिलरली अब अपन बात कर लेते हैं सेकंड स्टार्च के बारे में। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट सेल्यूलोज, उतना ही पढ़ना है। बाकी मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस चैप्टर के लिए एक बार एनसीईआरटी को जरूर से पढ़ लें, बायोमोलिक्यूल्स के लिए और पॉलीमर्स के लिए। ठीक है, देखो स्कोरिंग चैप्टर्स माने जाते हैं, एक क्वेश्चन इससे है एक क्वेश्चन इससे है, और एनसीईआरटी में जो लिखा है वही सवाल आने वाला है, इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात होती नहीं है। स्टार्च की अगर मैं बात करूं तो देखो स्टार्च तुम्हारे पास यहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट की बात कर लेते हैं पहले। तो स्टार्च की मोनोमेरिक यूनिट होती है अपने पास अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। ठीक है, सेल्यूलोज में बस क्या था, बीटा, और स्टार्च में क्या है, अल्फा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है जेई में। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब मैं देखो यहीं पे बता सकता हूं ना, क्योंकि मैंने देख लिया है कि ग्लूकोपाइरानोस के साथ क्या हो रहा है, एनोमेरिक कार्बन सिर्फ टर्मिनल पॉइंट पे बच पा रहा है, बाकी बीच में सारे एनोमेरिक कार्बन डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, तो उसका नेट रिजल्टेंट का कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं पूरे मॉलिक्यूल पे। तो अगर हम डायग्राम एक बार बनाना चाहें तो बना लेते हैं। अब अल्फा डी है तो सिस बनाना पड़ेगा मुझे, तो बना लो सिस। देखो इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो यहां पे अपन बना लेते हैं एच ओ एच, ये सिस ओ एच एच, बाकी सारे अपन एंटी बनाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ओ एच एच हो गया और यहाँ पे एच सी एच टू ओ एच हो गया। दिस इज आर एनोमेरिक कार्बन, 1 बोल देता हूं, 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूनिट भी यही है, सेम ही यूनिट है, बार बार रिपीट हो रही है, एच ओ एच एच ओ एच। ठीक है, बाकी सारे अपन एंटी बना देंगे। तो देखो ये बनाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार इसको बनाओ खुद से तो काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पे ये एनोमेरिक है, 1 2 3 एंड 4। फिर से किस तरीके से रिमूवल हो रहा है, इसी तरीके से वाटर का रिमूवल हो रहा है यहां पे, और ये अपन को क्या दे रहा है इधर, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को अगर हम देखें तो किस किस के बीच में बना, इसका तो भैया C1 और इसका C4, एकदम सेम चीज आ रही है। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, इसका H जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा उसके OH के साथ निकल जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से काफी सारी यूनिट्स कंबाइन होंगी अपनी। तो हम क्या देख रहे हैं, ये एनोमेरिक कार्बन डिस्ट्रॉय हो गया, ये एनोमेरिक कार्बन डिस्ट्रॉय हो गया। अब जो इस चेन में लास्ट में आएगा, ठीक है, इस सीक्वेंस में जो लास्ट में मेरे पास आएगा, ये जो लास्ट में बचेगा OH H OH H, सिर्फ ये वाला एनोमेरिक कार्बन बचेगा। तो बीच में जितनी भी यूनिट्स आई हैं वो सारी नॉन रिड्यूसिंग नेचर शो कर रही हैं और ये वाला सिर्फ रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है। तो नेट रिजल्टेंट हम फिर से क्या देखेंगे कि जो हमारे पास स्टार्च है उसका नेट रिजल्टेंट नेचर विल बी नॉन रिड्यूसिंग। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे किसके बीच में आ रही है, C1 और C4 के बीच में।
ठीक है, क्लियर है? ठीक। अब देखो, क्योंकि ये इस तरीके से OH OH सामने आ रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा अपने पास, ये एकदम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनेगा ये, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर किसका? अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, इसको अपन बोलते हैं अमाइलोज, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, एक तरीके से पॉलीमर ही है ना, ये कंबाइन होता जा रहा है, ठीक है। इज नोन एज अमाइलोज, ये पॉइंट पे लिख लेना, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो तो अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखो एक चीज की अपन और बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या बात कर लेते हैं? देखो, ये जो तुम्हारा 6 नंबर वाला कार्बन है, ये 6 नंबर कार्बन हुआ, ये 4 आ रहा है, ये 5 हो गया, और ये 6। तो ये जो 6 नंबर वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन क्या क्रिएट कर सकता है? इट कैन क्रिएट ब्रांचिंग, इट कैन कॉज ब्रांचिंग। कैसे? देखो वो भी एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से। देखो, इस H के साथ दूसरे का OH निकल जाए, मतलब कहने का मतलब यह है कि ऊपर तुम्हारे पास एक और बना हुआ हो, ठीक है। जैसे देखो यहां पे अलग से समझ लो इसको, ठीक है। ये मेरा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज है, OH H OH H, मैं बाकी सारे नहीं बना रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए इसको बना रहा हूं, CH2OH। और दूसरा हम इसके ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर किस तरीके से? देखो इस तरीके से ले लेते हैं, H OH OH H, ठीक है। बाकी का नहीं बना रहा हूं, और यहां पे इस तरीके से अपना वाटर का रिमूवल हो जाए, तो देखो यहां पे ब्रांचिंग पॉसिबल है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो 6 नंबर वाला कार्बन है, ये यहां पे ब्रांचिंग क्रिएट कर सकता है। तो अगर ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनता है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? अमाइलोज। लेकिन क्योंकि यहां पे अपन क्या देख रहे हैं कि 6 नंबर के कार्बन पे, ठीक है, ब्रांचिंग पॉसिबल है, किसके साथ? जैसे यहां हो रहा है, ऐसे C4 के साथ भी पॉसिबल है। तो ऐसे लिख लो कि C6 एंड C4 कैन लीड टू ब्रांचिंग, ठीक है, कैन लीड टू ब्रांचिंग, ठीक। ब्रांचिंग मतलब क्रॉस लिंक चेन हो जाएगी एक तरीके से, क्रॉस लिंक चेन ऐसे, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस लिंक चेन। तो इसको फिर अपन बोलते हैं, दिस इज नोन एज अमाइलोपेक्टिन, इसको अपन क्या बोलेंगे? अमाइलोपेक्टिन। तो अगर ब्रांचिंग हो रही है तो अमाइलोपेक्टिन, और अगर स्ट्रेट चेन है तो अमाइलोस। क्लियर है? ठीक है। तो C1 और C4 स्ट्रेट चेन बना रहा है, C6 और C4, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे C1 के साथ दिखाया तुमको, ऐसे ये C4 के साथ भी हो सकता था। देखो जैसे नेक्स्ट पेज पे समझो, C4 के साथ कैसे हो सकता था? ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, ठीक है, OH OH, फिर से मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, और ये CH2OH, ये 6 नंबर का कार्बन है। और ऊपर कोई एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं अपन, OH, ये जो 4th नंबर वाला है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, इस पे भी OH नीचे होगा, तो वाटर इधर से भी रिमूव हो सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये किस किस के बीच में हो रहा है? C6 और दूसरे वाले के C4, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखवाया है? C6 C4, ठीक है। 1 के साथ बहुत रेयर केस है, 1 के साथ तुम इसको इग्नोर करो, तुम इसको ये समझो कि किसके साथ लिंकेज होगी? C4 के साथ, ठीक है। तो C6 और C4 दिस कैन लीड टू ब्रांचिंग, और तब उसको बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन, और अगर स्ट्रेट चेन होता है तो उसको बोलेंगे हम अमाइलोस, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। अब अपन चलते हैं प्रोटीन्स पे।
देखो, तो अभी तक अगर मेरी बात का असर नहीं पड़ा हो तो प्रोटीन्स में तो भैया खासकर एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। तुमको तकरीबन तकरीबन 20 अमीनो एसिड्स मिलेंगे और वो अपन को याद होने चाहिए। ठीक है, ये अपन को याद होने चाहिए, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, इसको याद करो। ठीक है, ये 20 अमीनो एसिड्स याद होने चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट आर प्रोटीन्स? तो दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अभी हम बात करते हैं फिर कि अमीनो एसिड्स क्या होता है और इनका मेन काम क्या होता है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ सिस्टम। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाय ग्रोथ आई मीन हाइट इंक्रीज करना और बॉडी डेवलप होना, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो क्या बोला अपन ने, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स की बात अपन ऑर्गेनिक में भी कर चुके हैं, जिसमें अमीन भी हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, मतलब कुछ इस टाइप के ग्रुप। ये हो गया अमीन, ठीक है, और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेम कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आ रहा है और अमीन ग्रुप भी आ रहा है, तो ये मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज एन अमीनो एसिड। जनरली यू विल ऑब्जर्व कि ये जो अमीन होता है ये 1 डिग्री अमीन ही होता है। जो मैं 20 अमीनो एसिड्स की बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी से याद करने, उनमें सब में क्या है, 1 डिग्री अमीन ही मिलेगा तुमको। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक एक्सेप्शन क्या है, दैट इज प्रोलाइन। ठीक है, प्रोलाइन। प्रोलाइन में 2 डिग्री अमीन होता है तुम्हारे पास इस तरीके से। प्रोलाइन तुम लोगों ने काफी बार देखा भी होगा, जिम के प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे ये कैसा है, दिस इज अ 2 डिग्री अमीन। ये क्या दिख रहा है हमको, एक 2 डिग्री अमीन। तो क्या बोलूंगा, इट इज अ 2 डिग्री अमीनो एसिड। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि ये 20 अमीनो एसिड्स याद करना है, इसमें मेजरली सारे कैसे पाएंगे अपन, 1 डिग्री अमीन, लेकिन इसका एक्सेप्शन प्रोलाइन जो कि 2 डिग्री अमीनो एसिड है। ठीक है, चलेंगे आगे। तो अब अपन देखते हैं प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। देखो मोटा मोटी बात करें तो अपन क्लासिफिकेशन यहां पे 2 बेसिस पे करेंगे। कैसे? इनफैक्ट 3 बेसिस पे देख लेते हैं अपन, 3 बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे इसको। ठीक, थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं यहां पे। इसको अपन 3 बेसिस में क्लासिफाई करेंगे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। ठीक है, कि कैसे मिल रहा है, सोर्स क्या है। ठीक, तो ये तुम्हारा फर्दर डिवाइड हो जाएगा, नेचुरल या फिर सिंथेटिक। सेंस बन रहा है बात का, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। सेकंड अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट बाय बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ, सिर्फ रिक्वायरमेंट लिख लो या रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी लिख लो। अल्टीमेटली हमारे लिए प्रोटीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को चाहिए भैया। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, इनको अपन 3 बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ठीक है, या फिर सेमी एसेंशियल। अब एसेंशियल, अब नाम से पता चल रहा है, नॉन एसेंशियल का मतलब जो हमको एक्सटर्नली लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी में बन जाता है। एसेंशियल का मतलब जो हमको एक्सटर्नली लेना पड़ेगा, बॉडी में नहीं बनता। सेमी एसेंशियल का मतलब बॉडी में बनता है लेकिन कई बार एक्सटर्नली लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फीमेल्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो एसेंशियल का क्या मतलब हुआ, दे आर एक्सटर्नली कंज्यूम्ड, ये हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होते। ठीक है, दीज आर एक्सटर्नली कंज्यूम्ड, चाहो तो ब्रैकेट में ऐसे भी लिख लो, नॉट फॉर्म्ड इन बॉडी, अपनी बॉडी में नहीं बन पाएंगे ये। नॉन एसेंशियल का क्या मतलब हुआ, दे फॉर्म इन आवर बॉडी, तो हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। सेमी एसेंशियल की अपन ने क्या बात करी कि हमारी बॉडी में बनते हैं, फॉर्म्स इन बॉडी, लेकिन कई बार हमको बाहर से लेना पड़ जाता है, बट समटाइम्स
टेकन एक्सटर्नली। लेते ही हैं, जिम जाने वाले तो लेते ही हैं, बाकी प्रेगनेंसी में भी फीमेल्स को जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा प्रोटीन की। ठीक है, और जो अपना थर्ड क्लासिफिकेशन होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो पहले देखो, दो ये एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन समझ में आए, तो तीसरे को अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट पेज पे। देखो थर्ड क्लासिफिकेशन अपना क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें कैसे क्लासिफाई करेंगे इसको, पहला हो जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड का क्या मतलब हुआ कि जितने अमीन्स हैं उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लो, जितने अमीन ग्रुप हैं उतने ही एसिड ग्रुप है। तो क्या होगा, जितने एसिडिक पॉइंट है उतने बेसिक पॉइंट है, हो गया न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल बना के लिख लो, जैसे ये बना दिया मैंने, सॉरी हाइड्रोजन ज्यादा हो गया यहां पे, करेक्ट कर लिया जाए उसको। ठीक, CH डबल बॉन्ड OH, ये एग्जाम्पल हो गया। सेकंड फिर क्या होगा, इसी बेसिस पे अगर अपन चले तो सेकंड अपन ले लेते हैं बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। अब बेसिक अमीनो एसिड में क्या होना चाहिए, NH2 का अमाउंट एसिड से ज्यादा होना चाहिए, तभी ओवरऑल बेसिक हो पाएगा ये। तो यहां पे एग्जांपल लिख लो जिसमें एक से ज्यादा अमीन आ रहे हो और एसिड एक ही आ रहा हो। ठीक है, या कहने का मतलब यह है कि अमीन ग्रुप ज्यादा दिख रहे हो तुमको, जैसे कि ये बना लेते हैं। देखो दो अमीन बना चुका हूं, तो अब मैं अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना के खत्म कर देता हूं इसको, तो कार्बोक्सिलिक एक है और अमीन दो है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, बेसिक। और सिमिलरली फिर यहां पे लास्ट क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा अपना, एसिडिक अमीनो एसिड। अब इसमें कोई बताने की जरूरत है क्या, अभी तक तो चमक ही गया होगा कि यहां पे कार्बोक्सिलिक भैया अपने पास ज्यादा होगा। सही बात, वाजिब बात कर रहे हैं अभी तक। इसका भी एग्जांपल लिख लो एक, चलो एक कार्बोक्सिलिक यहां लगा लेता हूं और एक दूसरी टर्मिनल पोजीशन पे लगा लेंगे, और वहां तक पहुंचते पहुंचते बीच में एक अमीन लगा लेते हैं इस तरीके से। ये देखो, तो अब की बार कार्बोक्सिलिक दो दिख रहा है मुझे और अमीन एक दिख रहा है, तो ओवरऑल मेरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पे और बात करी जाए तो मोस्टली अपने पास ये वाला क्लासिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अब देखो, इधर देखो, अब मैं ले रहा हूं तुम्हारे पास एक सिंपल अमीनो एसिड का केस जो न्यूट्रल है अभी, इस तरीके से। अब देखो हमने इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, तो इसके लिए जो केबी होता है वो लगभग 10⁻⁻5 के ऑर्डर का होता है, और इसके लिए जो के होता है, के होता है, वो भी अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻5 के ऑर्डर का होता है। ठीक है, कोई तकलीफ, लेकिन ओवरऑल अमीनो एसिड का अगर हम के देखते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 के बीच में लाई करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम। तो क्या वजह है इसका कम होने का, देखो इसका अपन थोड़ा सा हिंट ऑर्गेनिक में भी ले चुके हैं। सेम मॉलिक्यूल में हमारे पास एसिडिक पॉइंट भी है और यहां पे बेसिक पॉइंट भी है, तो ये क्या कर लेने चाहिए इधर, प्रोटॉन एक्सचेंज। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है यहां पे प्रोटॉन एक्सचेंज की, करवाया हमने ऑर्गेनिक में कई बारी। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, NH3 के पास चला जाएगा प्लस और ये आ जाएगा O-, एक डाइपोलर आयन बन गया, ये दो पोल्स बन रहे हैं, अनायन भी बन रहा है, कैटायन भी बन रहा है, और क्या बोलते हैं इसको अपन, ज्विटर आयन। ध्यान आ रहा है, चमक रहा होगा, पढ़ा था अपन ने ऐसा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये इस फॉर्म में चला गया तो नाउ इट विल एक्ट एज एसिड, नाउ इट विल एक्ट एज एसिड, और ये वाला जो पॉइंट है इट विल एक्ट एज बेस। ठीक है, ये तो बेस की तरह काम करेगा और ये एक एसिड की तरह काम करेगा।
ठीक। देयरफॉर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो K है वो काफी ज्यादा कम हो गया, देयरफॉर वेरी लो K। क्योंकि अब अगर आयन एक्सचेंज हो गया तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह और ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, NH3 प्लस जो है वो H प्लस देगा। समझ में आ रही है बात? तो इस वजह से क्या ऑब्जर्व होता है जनरली कि एक अमीनो एसिड का जो K है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ये 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर का, ये 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर का, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल का ऑर्डर 10 टू द पावर -7 से 10 टू द पावर -8 के बीच में चला जा रहा है। तो ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? ठीक है, तो कारण यह है कि प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे, ये डायपोलर आयन की फॉर्म में चले जाते हैं। गोइंग फॉरवर्ड मैं इसको DI लिखूंगा सीधा, और ये ज्विटर आयन। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब नेक्स्ट कंसेप्ट अपने पास आएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, 2 मिनट के लिए पॉज करके पिछला समझ लो, अगर समझना है तो फिर अपन इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात देखो, ये प्रोसेस है सिंपली वही चीज कि अगर अपने पास कैथोड है तो कैटायन उसकी तरफ माइग्रेट करेगा, और एनोड है तो एनायन उसकी तरफ माइग्रेट करेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज। तो वही चीज को अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं अमीनो एसिड का। अभी सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसको डिस्कस करने का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर डायग्रामेटिकली मैं बताऊं तो ये क्या हो गया, इस तरीके से कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन है अपने पास, और इधर अपन ने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स हो गए अपने पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हो गया मेरा एनोड और ये हो गया कैथोड। क्लियर है ये बात? ठीक, अब सॉल्यूशन के अंदर जो कैटायन है, तो कैटायन कहां माइग्रेट करेगा? टुवर्ड्स कैथोड, और एनोड एनायन कहां माइग्रेट करेगा? टुवर्ड्स एनोड। तो ये जो प्रोसेस है इसी को बस इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लो प्रोसेस विच इज माइग्रेशन ऑफ, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ कैटायंस टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है, एंड एनायंस टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, बात खत्म। अब इसको चाहो तो और आगे बढ़ा लो। ऑन एप्लीकेशन ऑफ अपने आप तो होगा नहीं ना, हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस तो अप्लाई कर ही रहे हैं यहाँ पे। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और ऑब्वियसली थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयंस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा अमीनो एसिड था NH2CHR, ये हमारा जो अमीनो एसिड था ये हमने किस में पटक दिया है? ये हमने पटक दिया है एक्वस सॉल्यूशन में। तो अभी हमने देखा ये आयोनिक फॉर्म में चला जाता है इस तरीके से। अब H प्लस ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कोई मीडियम चाहिए ना, तो अपन ने वो मीडियम प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे H प्लस का ट्रांसफर हुआ तो ये डायन की फॉर्म में जा रहा है, तो मतलब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस शो करेगा। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस जिस वजह से इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिनेरियोज बन सकते हैं। कैसे? देखो, पहला सिनेरियो क्या बन सकता है कि जो सॉल्यूशन मैं ले रहा हूं वो सॉल्यूशन मैंने इस तरीके से ले लिया कि लो पीएच उसका सॉल्यूशन, तो मेरा नेट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। अब सॉल्यूशन का एसिडिक होने का मतलब कि इनिशियली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर हम ऐसा केस ले रहे हैं तो जो हमारा अमीनो एसिड है इसका प्रोटोनेशन हो जाना चाहिए पहले, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। ऑब्वियसली बेसिक साइट पे होगा, तो इसका प्रोटोनेशन अगर हो गया बिफोर ज्विटर आयन फॉर्मेशन, इसका प्रोटोनेशन हो गया क्योंकि मेरा मीडियम ही अब की बार कैसा था? एसिडिक मीडियम था, तो ये इस फॉर्म में चला गया। अब देखो ये किस तरीके से खेल करेगा, देखते जाओ यहां पे। तो अब अपने पास अमीनो एसिड जो है हमारा वो प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड हो चुका है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब जब डिसोसिएशन देखेंगे हम इसका, तो हम क्या देखेंगे? इन दोनों में ये भी एसिड है ये भी एसिड है, लेकिन ये वाला ज्यादा एसिडिक पॉइंट है,
तो यहां पे क्या होगा, मोर एसिडिक विल डिसोसिएट फर्स्ट, मोर एसिडिक विल डिसोसिएट। तो ऑब्वियसली ये वाला पहले डिसोसिएट कर रहा होगा, तो अब ये किस फॉर्म में चला जाएगा, अभी देखो अभी ये किस फॉर्म में है, अभी ये कैटायन की फॉर्म में है, यहां लिख लो दिस इज अ कैटायन। तो अब जब यहां पे इसका डिसोसिएशन हो गया, मतलब H प्लस यहां से निकल गया, अब ये हमारा किस फॉर्म में चला गया, डाई आयन की फॉर्म में चला गया, डायपोलर आयन। ठीक है, तो अब मैं यहां पे बोल सकता हूं Ka1 फॉर दिस प्रोसेस, पहला H प्लस निकल रहा है ना यहां से हमारा, उसके बाद अब हमको दिख रहा है कि हमारे पास एक और एसिडिक साइट है अभी, तो मेरे पास एक और बार H प्लस निकलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसको ठीक कर लो, H ज्यादा लगा रहा हूं मैं बार बार, और ये अपना O माइनस। अब ये किस फॉर्म में चला गया, एनायन की फॉर्म में। ठीक है, और अब मैं यहां से यहां तक की रिएक्शन के लिए Ka2 बोल सकता हूं, एक और बार H प्लस निकला। ठीक, तो अब देख रहे हो तुम इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिग्निफिकेंस, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही होगी माइग्रेशन ऑफ आयंस डिफर करता जाएगा सॉल्यूशन में। पहले कैटायन एक्सिस में तो माइग्रेशन टुवर्ड्स एनोड दिखेगा, ठीक है, सॉरी टुवर्ड्स कैथोड दिखेगा, फिर तुम्हारे पास डायपोलर आयन है, ठीक, और फिर एनायन है तो माइग्रेशन तो तुम्हें टुवर्ड्स एनोड ज्यादा दिखेगा। समझ में आ रहा है सिग्निफिकेंस। तो अब यहां पे अगर मैं Ka1 लिखता हूं तो Ka1 को मैं क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डायपोलर आयन और अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है इस टाइम पे, कैटायन। सिमिलरली अगर मैं Ka2 लिखता हूं ये वाले के लिए, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, Ka2 H प्लस तो है ही, निकला है H प्लस, और एनायन अपॉन इसके लिए रिएक्टेंट ये है मतलब डायपोलर आयन। क्लियर है बात। अब हम यहां पे एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं जहां पे कि नेट माइग्रेशन हमारा जीरो हो। अब वो नेट माइग्रेशन क्या कब जीरो होगा, किस पीएच पे, जब हमारा कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन एनायन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो। ठीक है, तब हम ये बोल सकते हैं ना कि नेट माइग्रेशन इज जीरो, जितना उधर मूव करा उतना ही इधर मूव करा, तो हमें ऐसा अपीयर हो सकता है कि नेट माइग्रेशन इज जीरो। तो क्या करना है हमको, हमने ये वैल्यूज निकाल ही रखी हैं, इक्वेट कर देते हैं इसको, Ka1 इधर आ जाएगा, Ka2 इधर आ जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डायपोलर आयन अपॉन Ka1 विल बी इक्वल टू Ka2 डायपोलर आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, डायपोलर आयन कैंसिल हो गया, क्या बना ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो H प्लस का स्क्वायर हो रहा है, दिस इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ Ka1 Ka2। सही बात है, तो मेरे को तो pH चाहिए था, अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो pH लिख सकते हो यहाँ पे। तो क्या हो गया हमारा pH हो गया हाफ, लॉग ले लेंगे ना, लॉग माइनस लॉग ले लो, दोनों तरफ हो जाएगा, तो माइनस लॉग लोगे तो अब pK1 और pK2 लिखना पड़ेगा, दिस विल बी द एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास वो pH आया, ठीक है, जहां पे कि देयर विल बी नो नेट माइग्रेशन, क्योंकि कोई भी एक्सेस में नहीं ले रहे हैं हमने वो कंडीशन ली है जब कैटायन और एनायन बराबर हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस तुमसे पूछता है इस तरीके से कि आइडेंटिफाई द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट फॉर द गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको मैं वर्ड्स में लिखवा देता हूं, हमने यहां पे क्या कैलकुलेट करा, हम इसको पीआई भी बोल सकते हैं। ठीक है, पीआई डिनोट्स आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो रही है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे डिफाइन करोगे, दैट pH वेयर concentration of cation equals concentration of anion। और ऐसा करने से क्या हुआ, so that there will be no net migration, so that there will be no net migration। ठीक है, towards any electrode। सही बात है, थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं इसको। देखो अब जैसे लेट से
क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है तुमसे, मैं तुमको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे के समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल लो एक, कोई भी अमीनो एसिड दे रखा है रैंडमली, लेट्स से मैं एकदम सिंपल यही केस ले लेता हूँ जो हम लेते हुए चल रहे हैं। मेरे को ये एक अमीनो एसिड यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, और क्वेश्चन तुम्हारे पास न्यूट्रल के लिए आएगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी अभी मैं तुमको एक केस करा देता हूं जो मेंस में या नेट में तो बहुत ही कम चांसेस है कि तुमसे पूछेगा, ठीक है, और एडवांस में तो वैसे भी इससे क्वेश्चन आते नहीं है, तो बट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अब तुमको K1 दे रखा है कि 10⁻⁻7 है लेट्स से, और Ka2 तुमको दे रखा है, कम ही होना चाहिए इससे, 10⁻⁻9 है। तो यहाँ पे देखो Pk1 कितना हो गया 7 और Pk2 कितना हो गया तुम्हारा 9। तो सबसे पहले क्या करो तुम, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकाल लो, मतलब हाफ 7 + 9 इट विल बी 8। तो ये हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया जिसपे कि नेट माइग्रेशन 0 होगा, ठीक है। तो देखो इसको अगर अपन समझते हैं यहाँ पे पीएच लाइन ड्रॉ करके, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे pH 0, यहाँ पे pH अपन बोल रहे हैं 14, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहीं बीच में आ रहा है, 8 बोल दिया, ये है तुम्हारा PI। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कैटायन का और एनायन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। अब हमको बात करनी है, मान लो मुझे इस ड्यूरेशन में, ये जो गैप है, इस गैप में मुझे कोई डेटा दे दिया गया, ठीक है, ये मेरा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है PI। अब हम क्या देख रहे हैं कि मान लो इस ड्यूरेशन में कोई डेटा दे दिया हमको इस गैप में, तो इस गैप में क्या होगा मेरा 0 से 8 तक कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन एनायन से ज्यादा होगा, तो नेट माइग्रेशन कहां ऑब्जर्व करेंगे अपन, टुवर्ड्स कैथोड। और इसके बाद एनायन का कॉन्सेंट्रेशन कैटायन से ज्यादा होगा, तो इस फेज में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहां हम ऑब्जर्व करेंगे कि नेट माइग्रेशन जो होगा दैट विल बी टुवर्ड्स, नेट माइग्रेशन टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि यहां पे एनायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। और यहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो हमारा नेट माइग्रेशन है दैट इज टुवर्ड्स, नेट माइग्रेशन दैट इज टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि यहां पे कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन एनायन से ज्यादा है। इस तरीके का सवाल तुमसे पूछ सकता है। क्लियर है बात। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। अभी तो मैं न्यूट्रल का केस ले रहा था, अब मैं ले लेता हूं चलो एसिडिक अमीनो एसिड। तो देखो पहले तो तुमको पूरा केस बनाना पड़ेगा कि डिसोसिएशन के बाद क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी, ठीक है। तो एक एसिडिक अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं हम, तो मैं एक एसिडिक अमीनो एसिड इस तरीके से ले लेते हैं, CH2 CH, यहां पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तुम्हारा, और एक कार्बोक्सिलिक ये ले लो, तो 2 कार्बोक्सिलिक, तो नेट मेरा अमीनो एसिड एसिडिक होगा। वही केस ले रहे हैं अभी एट लो pH। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, एट लो pH। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन के बाद ये किस फॉर्म में चला जाएगा, इसका प्रोटोनेशन हो चुका है, तो NH3+ CH2 CH COOH COOH, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास है कैटायन। अब क्या होगा, मोर एसिडिक साइड डिसोसिएट करेगी, किसी भी एक एसिड को डिसोसिएट करा दो, लेट से पहले मैं इसको डिसोसिएट करा रहा हूं, तो क्या बनेगा NH3+, ये पता ही है अपन को H जो है वो एक एक करके निकलता है, दोनों से एक साथ नहीं निकालोगे, COOH, और ये हो गया हमारे पास COO-, ठीक है, प्लस H+। तो इसको अब मैं बोल देता हूं Ka1, पहला H+ रिमूव हो रहा, और ये क्या बना तुम्हारे पास यहाँ पे डायपोलर आयन, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगला H कहां से निकलेगा, यहां से, क्योंकि अभी भी इन दोनों में ये ज्यादा एसिडिक साइट है। तो अब क्या बन जाएगा, NH3+ CH2 CH, अब ये भी एनायन और ये भी एनायन। तो नेट अगर मैं देखूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये हमारे पास एनायन बन रहा है, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, और ये नेट मेरे पास क्या बन रहा है, एनायन प्लस H+, ऑब्वियसली इसको Ka2 बोल देते हैं। अभी देखो एक और H+ निकलने का स्कोप है यहां से अब की बार, तो अब यहां से H+ अगर तुम्हारा निकल गया तो क्या बचा, NH2 CH2 CH COO-, COO-, ये क्या बने रहा है, ये बन रहा है डाई एनायन,
क्योंकि अब दोनों एनायन बच रहे हैं तुम्हारे पास और यहां पे भी H प्लस निकला, तो इसको बोल देते हैं Ka3 बोलेंगे। पहले इतना कार्यक्रम समझ में आया? क्या करेंगे? सिंपल, हम एक एक पॉइंट पे H प्लस डिसोसिएट करते जा रहे हैं, ये ध्यान रखते हुए कि पहले ज्यादा एसिडिक पॉइंट से H प्लस निकलेगा और सबसे आखिरी में लेस एसिडिक पॉइंट से निकलेगा। ठीक है, अब चलो इसके लिए मैं यहीं पे समझा देता हूं तुमको। तो इसके लिए अगर मैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन एनायन के बराबर, that will be half pK1 plus pK2। क्लियर है? लेकिन अब इधर दो बार होगा, इसके लिए pK1 pK2 और इसके लिए pK2 pK3। तो देखो, अब जब तुम इसके लिए एनालाइज करोगे, किस तरीके से करोगे एनालाइज, वही अपन लाइन बना लेते हैं। इस तरीके से अपन ने लाइन ले ली, ठीक है। पार्टीशंस, पहला तो ये 0 और ये 14, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एक गैप ये है और एक गैप ये है, तो पहला आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ले रहा हूं मैं, ठीक, ये कितना होगा, हाफ pK1 प्लस pK2, और एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये कितना होगा हमारे पास, हाफ pK2 प्लस pK3। क्लियर है बात? ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है आइसो इलेक्ट्रिक, इस पे एनायन का कॉन्सेंट्रेशन डाई एनायन के बराबर होगा, क्योंकि यही दो चीजें इन्वॉल्व है यहां पे। और ये वाला जो पॉइंट लिया है, इस पे क्या होगा अपने पास, इस पे जो डाई आयन है, ठीक है, देखो ये वाला जो पॉइंट है, अब डाई आयन का कॉन्सेंट्रेशन एनायन के बराबर करने का कोई सेंस नहीं है। यहां पे हम क्या करेंगे, इधर कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन एनायन के बराबर, ये कैटायन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और एनायन पे जा रहा, ठीक, बढ़िया। तो इस इधर से लेके इधर तक के गैप की अगर मैं बात करता हूं, तो फिर से वही चीज आएगी कि यहां पे कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन एनायन से ज्यादा होगा। इस गैप की बात करता हूं, तो यहां पे एनायन का कॉन्सेंट्रेशन कैटायन से ज्यादा होगा, ठीक है, हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अब अपने पास अगर यहां इस गैप में दे रखा होगा, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी उससे, तो इस गैप में तो नेट माइग्रेशन टुवर्ड्स कैथोड ऑब्जर्व होगा, इस गैप में होगा तो नेट माइग्रेशन टुवर्ड्स एनोड ऑब्जर्व होगा, ठीक है। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड करके तुमसे पूछे, इसके चांसेस बहुत कम है। तुमसे पूछेगा तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है, जो अपन ने अभी लास्ट केस में यहां पे देखा था। दिस वॉज रिलेटिवली इजी, ये उसका एक थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो सिमिलरली अब अपन देख लेते हैं बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड के लिए भी देख लेते हैं, बेसिक अमीनो एसिड। अच्छा, एक और चीज, ये तुम्हारे पास ज्यादातर इसी के लिए आता है जब पीएच लो होता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा, वहां प्रोटोनेशन करा देते हैं। लेट से तुमसे ये ऐसा केस के लिए पूछ लिया जिसमें कि OH का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस से ज्यादा है, तो देखो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम ये एग्जांपल लेके चल रहे थे। लेट्स से कि अब तुमने ये हटा भी दिया, तो क्या हुआ, NH2CH2 डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद कुछ होगा क्या, एनायन बन के रह गया बस। अब कुछ होगा, अब तो ये एसिडिक पॉइंट नहीं है ना, अब तो ये बेसिक पॉइंट है। अगर ये प्रोटोनेटेड होता तो ये एसिडिक पॉइंट होता, तो यहां पे तो नेट माइग्रेशन टुवर्ड्स कैथोड ही आ रहा है, इसलिए मैं बेसिक मीडियम को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? बाद में ये मत बोलना कि ये डिस्कस क्यों नहीं करा। तो बेसिक अमीनो एसिड की अगर अपन यहां पे बात करते हैं, तो देखो बेसिक अमीनो एसिड अपन ने अभी डिस्कस करा कि NH2 की अमाउंट कार्बोक्सिलिक से ज्यादा होगी। तो एक एग्जांपल उठा लेते हैं जिसमें कि मैं NH2 ज्यादा ले लेता हूं। ऐसा एग्जांपल ये ले लो, CH NH2 और ये कार्बोक्सिलिक हो गया, एक कार्बोक्सिलिक है और दो अमीन दिख रहे हैं। इसमें वही बात करते हैं अपन एट लो पीएच। ये समझ में आ गया ना, पीओएच की बात क्यों नहीं करूंगा, लो पीएच पे ले रहा हूं। तो फिर क्या होगा, देखो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा, तो क्या होगा, प्रोटोनेशन। अच्छा, ये चीज भी थोड़ी सी अपन बात कर लें, ये कॉमन सेंस वाली बात है वैसे, कि अपन बार बार लो पीएच क्यों ले रहे हैं।
एसिडिक करने के लिए हाई पीएच तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो लो पीएच को यही समझना कि हम सॉल्यूशन को एसिडिक करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम इसमें ये मत समझना कि लो पीएच मतलब कि हम कोई वीक एसिड ले रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लो पीएच का मतलब कि मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है, बस, इसके अलावा और कोई मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है ना। तो देखो फिर प्रोटोनेशन होगा सबसे पहले। तो अगर प्रोटोनेशन हो गया तो ये हो गया NH3 प्लस CH2, और अब की बार ये जो तुम्हारा एक और अमीन था इसका भी तो प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अब अपने पास क्या बना, ये बन रहा है पहले डाइकेटायन। क्लियर है बात। हम डाइकेटायन और डायनायन का सिग्निफिकेंस नहीं देख रहे हैं, देखो यहां पे भी मैंने सिर्फ एनायन और कैटायन पे लाकर छोड़ दिया, मैंने डाइकेटायन डायनायन की बात नहीं करी है, ठीक है। तो इधर भी अपन उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। और तो अब प्रोटोनेशन के बाद जब डिसोसिएशन होगा इसका, ठीक है, अब प्रोटोनेशन के बाद जब डिसोसिएशन, सॉरी NH2 कैसे लिख सकता हूं, ऐसी गलती मत करना, तबाही है ये। पहले तो H प्लस कहां से निकलेगा, इधर से ही, ज्यादा एसिडिक है, कोई चेंज नहीं करेंगे अपन, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। तो ये तो तुम्हारा प्रोटोनेटेड ही रहा, और यहां से निकल गया H प्लस, तो ये हो गया मेरा Ka1, ठीक है। और यहां पे क्या बना तुम्हारे पास, नेट क्या हो कहलाएगा अब ये, कैटायन, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव न्यूट्रल होके एक पॉजिटिव बन रहा है। इसके बाद अभी और दिख रहा है मुझे बिल्कुल डीप्रोटोनेशन का स्कोप। अब की बार लेट से मैंने यहां से निकाल दिया, ठीक है, प्लस H प्लस, ये हो गया Ka2, और एक और बार एसिड निकल सकता है, अभी निकाल दो उसको भी। तो NH2 CH2CH, ये भी हो गया NH2, और ये C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो अल्टीमेटली लास्ट में यहाँ पे हमारे पास एनायन बन रहा है, ये हमारे पास डायपोलर आयन बन गया, ठीक है। ये Ka2 लिख दिया मैंने, तो इसको मैं Ka3 लिख देता हूं, प्लस H प्लस। क्लियर है। तो ऐसा करने के बाद अगर तुमको और अपना क्वेश्चन आसान करना है तो ऐसे लिख लो, सबसे पहले बना डाइकेटायन, फिर कैटायन, फिर डायएनायन, सॉरी डायपोलर आयन, और फिर एनायन, ठीक है, ये सीक्वेंस है। क्लियर। फिर से मैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करूंगा तो एक फेज ये आ रहा है, एक फेज ये आ रहा है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यहां पे भी दो आने चाहिए अपने पास, तो यहीं पे बता देता हूं, ठीक है, एक ही जगह हो जाएगा, वरना फिर तुमको आगे पीछे करना पड़ेगा। इसमें देखते हैं, तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 14, बीच में मैं 2 गैप मारूंगा, ठीक है। इस वाले पे हाफ pK1 प्लस pK2, और ये हो गया मेरे पास हाफ pK2 प्लस pK3। क्लियर है। इस वाले पॉइंट पे डाइकेटायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन से कंपेयर करो। इस वाले में कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और लास्ट वाले में एनायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। डाइपोलर आयन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डाइपोलर आयन में तो कोई दो अलग अलग आयन्स नहीं बने ना, ये एक ही फॉर्म में किया, तो यहां पे भी देखो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इधर भी मैंने डाइपोलर आयन को बिल्कुल खुला इग्नोर करा, कहीं पे बात करी है इसकी, नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि डायपोलर आयन में माइग्रेशन की क्या बात करूं, वो तो एक ही मॉलिक्यूल है, एक नेट मॉलिक्यूल है, उसी में पॉजिटिव बन रहा है नेगेटिव बन रहा है, तो मान लो इलेक्ट्रोड्स है भी, तो ये क्या माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि हम डायपोलर आयन की बात करें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का इफेक्ट देख सकते हैं कि इधर से इतनी रेंज में जो डाइकेटायन था उस वो डोमिनेटिंग है, तो माइग्रेशन कहां होगा तुम्हारा, टुवर्ड्स कैथोड। यहां पे कैटायन डोमिनेंट है, तो माइग्रेशन कहां होगा, टुवर्ड्स कैथोड। यहां पे एनायन है, तो माइग्रेशन कहां होगा, टुवर्ड्स एनोड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस की एप्लीकेशन होती है रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, थ्रू की ड्यूरिंग दी प्रोग्रेशन किस किस तरीके से आयंस का किस किस जगह पे मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है ये, ठीक है। तो अब देखो लास्ट टॉपिक बचता है अपना प्रोटीन्स में, दैट इज पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज होती है जो अमाइड लिंकेज बनती है, अभी अपन उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले
कुछ मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं जो अपन को याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। वी कैन नॉट हेल्प इन इट, ये तुमको याद करने हैं एनसीईआरटी में 20 अमीनो एसिड्स के अलावा, ठीक है। कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि अभी पेप्टाइड लिंकेज पढ़ते हुए इनका काम आएगा। शॉर्ट में इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर NH2CH CH3 और ये कार्बोक्सिलिक, ये सारे न्यूट्रल हैं अभी तक, इसको बोलते हैं एलेनाइन, ALA। फिर हो गया तुम्हारे पास NH2CH, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाओ, CH3 CH3 और ये कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इसको बोलते हैं वेलाइन, VAL। फोर्थ हो गया तुम्हारे पास NH2, ऐसा ही रहेगा लेकिन यहाँ पे एक होमोलोगस फॉर्म हो गया, मतलब ऐसे बोल सकते हो तुम कि वेलेनाइन का होमोलोगस फॉर्म हो गया। CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि वेलेनाइन का होमोलोगस फॉर्म हो गया। इसको अपन बोलते हैं ल्यूसाइन, LEUCINE, LEU से डिनोट करते हैं। और एक और लिख लो, NH2CH CH CH3 CH2 CH3 और ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं आइसोल्यूसिन, ठीक, इलू, आई लव यू इलू, ठीक है। ये इलू इलू क्या है, इसको याद करोगे गैवली से, ठीक है। गैवली एक नाम याद कर लो कि एक आदमी का नाम गैवली है, ठीक है। ये ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसाइन और आइसोल्यूसाइन, मुझे पता है ये मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर रहा हूं कि ये बोल के कि इससे याद कर लो, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसके नाम बहुत डिफिकल्ट है तो ये, लेकिन ये तुमको याद करने पड़ेंगे यार। देखो एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, अगर याद है, पढ़ा है, 2-3 बार ही पढ़ लो, याद हो जाएंगे तो सवाल बन जाएगा। अब देखो ये मैंने क्यों लिखवाया तुमको, यहाँ पे देखो, इसको एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि ग्लाइसिन ले, ठीक है, मैंने लिखवा दी ना, हाँ। तो मैं ग्लाइसिन ले रहा हूं यहाँ पे, ये हमारा ग्लाइसिन था, ठीक है। और इसका मैं वेलाइन के साथ ग्लाइसिन ले रहा हूं, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में कंबाइन करते हैं, सेम वैसे ही जैसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रही थी, सेम वैसे ही जैसे क्या बन रहा था, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इधर भी क्या होता है, वाटर का रिमूवल, कैसे, इधर से हाइड्रोजन और इधर से OH, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, ताकि आसानी रहे अपन को समझने में। मैं अमीन को ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, अमीन को मैं ऐसे लिख रहा हूं। यहां से भी क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है इस तरीके से, ये रिमूव हो गया वाटर, -H2, जैसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में होता है सेम वैसे ही। लेकिन यहां पे अब मैं इसको क्या बोलूंगा, अब मैं इसको बोलूंगा पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन्स में हो रही है तो पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो अब ये लिंकेज के बाद बन क्या रहा है, देखो लिंकेज के बाद बन क्या रहा है, NH2CH C डबल बॉन्ड O, और अब ये हो गया NHCH CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये एक सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन रहा है। इस पूरे ग्रुप को देखो, ये अमाइड ग्रुप है, ठीक है, सेकेंडरी अमाइड बोल लो या सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बोल लो, ये एक सेकेंडरी अमाइड है। तो बेसिकली दिस इज माय पेप्टाइड लिंकेज। H2O हटने के बाद ये जो लिंकेज बन रही है, तो ये जो अमाइड की लिंकेज बन रही है सेकेंडरी अमाइड, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। और मॉलिक्यूल को मैं क्या बोल दूंगा, डाइपेप्टाइड। मॉलिक्यूल को अब अपन क्या बोल देंगे, डाइपेप्टाइड। अब इसमें देखो बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना, इसमें सवाल कैसे आएंगे। अब ये प्योर मैथ्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको लिखूंगा कैसे, GA, जैसे इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा GV, क्योंकि मैंने किस किस को बनाया, ये वेलेनाइन था और ये ग्लाइसिन था, इनको कंबाइन कराया, तो ये GV बोलूंगा मैं। तो अब ऐसे ही दे देगा तुमको कि एक GA, ठीक है, मतलब एक ग्लाइसिन है और एक ग्लाइसिन है और एक एलेनाइन है, ये दे रखा है। अब बोलेगा इसमें कितनी पॉसिबल लिंकेजेस पॉसिबल है,
तो क्या क्या पॉसिबल है, जी जी से कंबाइन कर जाए, फिर ए जी से कंबाइन कर जाए, ए से कंबाइन कर जाए, और जी ए से कर जाए। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस आएगा। यहीं पे एग्जांपल देख लो, अभी मैंने ग्लाइसिन को पहले लिया और वेलाइन को बाद में लिया है, तो ये बन रहा है। अब मैं रिवर्स कर देता हूं, ठीक है, यहां पे मैं इसका रिवर्स करके बताता हूं। अब मान लो कि तुम वेलाइन पहले ले रहे हो और ग्लाइसिन बाद में ले रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। अब मैं वेलाइन को पहले ले रहा हूं इस तरीके से, और ग्लाइसिन को हमने बाद में ले लिया, ठीक है। यहां से वाटर हटाया, इस तरीके से हमने वाटर हटा दिया, क्या बना ये, देखो अब ये फॉर्म हो रहा है NH2CH CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH2 C डबल बॉन्ड O। तो अमाइड के इधर वाले ग्रुप को मैं A बोल देता हूं और इसको B बोल देता हूं। तो यहां पे देखो कि ये है अमाइड, क्या इसके इधर जो A है और ये B है सिमिलर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी लिंकेजेस अलग अलग लिंकेजेस काउंट होगी। तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी थी, 4। तो ये दो के लिए तो बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे देखो अगर तुमको ये बोला जाए कि G A और V को मिलाया जा रहा है, अब ये ऐसे प्लस लिख के भी दे सकता है और इसको सिंपली ऐसे लिख के भी दे सकता है, ग्लाइसिन एलानाइन और वेलाइन, ठीक। और क्वेश्चन तुमसे पूछ ले यहां पे कि हाउ मेनी डाइपेप्टाइड्स विथ नो रिपीटिशन आर पॉसिबल। हाउ मेनी डाइपेप्टाइड्स विथ नो रिपीटिशन, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लो, हाउ मेनी डाइपेप्टाइड्स विथ नो रिपीटिशन। तो देखो अब क्या हो सकता है, पहले G को ले लेते हैं, तो अब इसके आगे A हो सकता है, ठीक है, या फिर V हो सकता है, सही बात। फिर क्या करो, A को पहले आगे ले लो, अब इसके आगे G हो सकता है या फिर V हो सकता है। फिर क्या करो, V को आगे ले लो, अब इसके बाद G हो सकता है या फिर A हो सकता है। क्लियर है, ये 6 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। मैच क्यों बोल रहा हूं, बेसिकली हमने क्या करा, 3 में से 2 को सेलेक्ट करा और अरेंज कर दिया, 3 में से 2 को सेलेक्ट करा और अरेंज कर दिया, यही तो कर रहे हैं। तो तुम इसको मैथमेटिकली बना लो, बाकी इस तरीके से बना लो, ठीक। जैसे और एग्जांपल करो, अब AGV दे दिया, ठीक है, और तुमसे मैं पूछता हूं अब बनाओ कि कितनी ट्राइपेप्टाइड लिंकेजेस पॉसिबल है। तो मतलब अब 3 का सेट बनाना है तुमको। तो देखो पहला तो यही पॉसिबल है, सीधा सीधा AGV इसी सीक्वेंस में हो जाए, ठीक। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, AVG हो जाए, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या काम करें, G को आगे रख देते हैं, AV बना देते हैं, फिर इनको इंटरचेंज कर देते हैं, VA कर देते हैं। फिर क्या करें, V को आगे रख देते हैं, GA बना देते हैं, फिर इसको इंटरचेंज कर देते हैं और AG कर देते हैं। क्लियर है। तो यहां पे भी इस तरीके से ये 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। समझ में आ रहा है, क्या करो, सिंपल है, एक को फिक्स कर दो, 2 को घुमाते रहो। डबल पूछा है तो वो तो सिंपल होता ही है। तो अब यहां पे देखो, क्योंकि तुमको मोनोमर्स कितने दे रखे हैं, 3 मोनोमर से मतलब मेरा एक सिंगल यूनिट कितनी दे रखी है। तो यहां पे जो पेप्टाइड लिंकेज आ रही होंगी वो कितनी आएंगी, पेप्टाइड लिंकेजेस विल बी 2। इस वाले केस में पेप्टाइड लिंकेज कितनी आएगी, एक ही आएगी, क्योंकि तुम डाइपेप्टाइड बना रहे हो, तो 2 कंबाइन होंगे तो उस टाइम पे एक ही अमाइड ग्रुप बन रहा होगा। क्लियर है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं, फिर अपना बायोमोलिक्यूल समाप्त। मान लो अब 4 दे दिए AVGL, और सवाल तुमसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए ज्यादा मैथ्स डाल दी कि हाउ मैनी टेट्रा पेप्टाइड्स, ठीक है, हाउ मैनी टेट्रा पेप्टाइड्स विच डू नॉट स्टार्ट विद A, ठीक है, विच डू नॉट स्टार्ट विद alanine और एंड्स विद ल्यूसाइन, ठीक है, और एंड विद
L। अब ये सवाल बना दिया, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें देखो 4 आ गए तो मैं सारे केसेस तो बनाने बैठूंगा, लेकिन हमको मैथमेटिकली पता है कि 24 बनने चाहिए। जैसे यहाँ पे 3C2 सेलेक्ट करा था, यहाँ पे 4 है मेरे पास, 4 से कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। कोई तकलीफ इसमें किसी को, ये 24 बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और जो एल पे खत्म हो रहे हैं उनको हटा दो। तो ये तुम एक बार बना लो, VGL। अब इनको घुमाते रहे, ठीक है, पहले आखिरी के 2 को घुमाता हूं, तो अगला सेट आ जाएगा VLG, फिर GVL, ठीक है, फिर GLV, ये भी पॉसिबल है, फिर LVG, फिर LGV, ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या है, A है। सिमिलरली जो L से एंड होने वाले हैं उनको देखो तो वो भी फिर 6 आने चाहिए, अगर A से स्टार्ट होने वाले 6 आ रहे तो क्या करूं, पहले AVG ले लिया, फिर इन दोनों को घुमाता रहूं, VAG, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। और देखो क्या बन जाएंगे, AGV, GAV, ये बन जाएगा, ठीक है, ये GVA नहीं बनाया हमने, ये भी बन जाएगा, और VGA ये बन जाएगा। क्लियर है। अब इसमें एक चीज ध्यान रहे, बिल्कुल 2 रिपीट हो रहे होंगे, देखो जैसे AVGL और AVGL, ठीक है, और AGVL AGVL रिपीट हो रहा है। तो मैं टोटल 24 में से अगर इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, 6 ये जो A से स्टार्ट हो रहे हैं और 6 ये जो L से एंड हो रहे हैं, तो मैंने अगर 2 बार इनको सब्ट्रैक्ट करा तो +2 करना मत भूलना, क्योंकि ये वाले 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो टोटल आंसर विल बी 14, ठीक है। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, ये तो अब सिंपल मैथ्स है, मैथ्स बैकग्राउंड अपन कर सकते हैं इसको। तो ये अपनी बायोमोलिक्यूल्स की समाप्ति होती है, और अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी तरीके से पॉलीमर्स, वो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। पॉलीमर्स के लिए फिर सजेस्ट कर रहा हूं NCERT इन दोनों चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो थैंक यू।